तो ये अलार्मिंग चीज़ है हमारे लिए। वो वक्त था जब कश्मीर में सड़क पे लोग सिगरेट नहीं पीते थे, हम इंजेक्शंस भी लेते हैं, मस्जिदों में इंजेक्शंस पड़े। ये हमारे लिए शर्मनाक बात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ पॉइंट देख रहे हैं आप मेरी यानी साहिल इकबाल के साथ। नाजरीन किराम, आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी मुल्क, किसी भी कौम या किसी भी रियासत का जो मुस्तकबिल होता है वो वहाँ की नौजवान नस्ल होती है। और जब नौजवान नस्ल ही मंशियात की लत में मुलव्वस हो जाए और उसके बाद उन्हें ना अपने आप का, ना अपने वालिदैन का, ना अपनी रियासत या मुल्क का ख्याल रहे, तो हम उस जगह का, उस रियासत का जो है मुस्तकबिल, उसके बारे में बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने जो पर्सनल काम होते हैं या अपनी जो मसरूफियात होती हैं उनको बालाए ताक रख कर आगे आते हैं और इन तमाम लोगों की, यानी इन नौजवानों की मदद करते हैं इस मंशियात की लत से बाहर निकलने के लिए। ऐसे ही एक ख़ास मेहमान आज हमारे साथ हैं और आपने इनको अक्सर सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये उन तमाम लोगों तक पैगाम पहुंचाती हैं जो मंशियात के आदी हो गए होते हैं और उन्हें इससे बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। और हमारे आज के मेहमान जो हैं वो लैला कुरैशी जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और मज़ीद इनसे जानते हैं कि क्या कुछ ये कर रही हैं नौजवानों को इस मंशियात की लत से बाहर निकालने के लिए। लैला जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। लाला जी, बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर जानते हैं और ये भी पता है उनको कि आप मंशियात में जो लोग या ख़ासकर नौजवानों की बात करें वो जो इसमें इंडल्ज हैं उनके लिए आप बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको पर्सनली नहीं जानते हैं। तो आप हमारे जो नाज़रीन हैं जो हमें इस वक्त देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि लैला कुरैशी कौन है और क्या किया है उन्होंने। मैं खुद बाय प्रोफेशन एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और बस मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो या चाहे वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो या चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज़ हो, तो ये सारे हमारे डोमेन्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। तो हमारी अपनी टीम है, हमारी अपना ट्रस्ट है, ग्रूमिंग कश्मीर अपना फर्म है, तो उसी के अंडर हम काम करते हैं। इट्स नॉट ओनली मी, पूरी टीम है इसमें, काफ़ी मेहनत करते हैं। लैला जी, हम सब जानते हैं कि आपने पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद आप बाहर भी जॉब कर रहे थे, तो क्या चीज़ है जिसने आपको वापस अपनी वादी कश्मीर में लाया और अब आप अपने जैसे बाकी नौजवानों की मदद कर रहे हैं? आई थिंक कश्मीर में अगर कोई भी कश्मीरी है जो बाहर रहता है उसको कश्मीर के बगैर वो कहते हैं ना चैन नहीं आता है, तो शायद वही एक वजह है कि कश्मीर में जब मैं वापस आई इस जगह ने काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी सुकून दिया है, काफ़ी मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी दी है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ के लोगों को और कश्मीर को कुछ वापस दे। तो शायद इसीलिए काम में हम इतना मुलव्वस है ताकि कश्मीर में जो भी जैसे ड्रग्स है या जो भी लूप होल्स है वो हम बस फिलअप कर सके। लैला जी, हम सब जानते हैं कि आप जो अभी तो आपका रिहैबिलिटेशन सेंटर भी चलता है, इससे पहले भी जब सेंटर नहीं चलता था तो आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, ख़ासकर नौजवानों के लिए काम किया है और उन्हें इस मंशियात की लत से बाहर निकाला है। तो जो हमारे नाजरीन हैं जो देख रहे हैं उन्हें बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है और किस तरह से आप जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं उन्हें किस तरह से अप्रोच करते हैं और क्या कुछ प्रोसेस क्या कुछ रहती है। देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है। मतलब मुझे लगता है कि हम एज एन एक्सपर्ट भी कभी परेशान और थक जाते हैं कि हम किस तरीके से इस चीज़ को सस्टेन करें, रिटेन करें। पेशेंट्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। आप खुद सोचे, जो लोग इस दलदल में हैं, ड्रग्स में हैं, वो अपने घर वालों से नहीं संभलने चाहते, तो आप सोचे जब वो यहाँ आते किस हाल में आते हैं और किस तरीके से हमें उनको एक नॉर्मल लाइफ देनी होती है। तो टीम बहुत मेहनत करता है। प्रोसीजर यही है, हमारा अपना हेल्पलाइन है, हमारा करण नगर में OPD है। वहाँ पे जब बच्चा आता है, जब पेरेंट्स आते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं इनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है तो हम इनको एडमिट कर देते हैं। अगर नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एडमिट किया जाए। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको हम घर पे कोशिश करते हैं ठीक करने के लिए, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दूसरा, कितना लेवल ड्रग्स ले रहे, कब से ले रहे, वो सारी चीज़ें नज़र में रख के हम डिसीशंस लेते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो विलिंगली नहीं आते, जिनको हम पिकअप कर देते हैं पेरेंट्स के कॉन्सेंट पे, तो उनको हम एडमिट कर देते हैं। बट जब वो यहाँ आते हैं कुछ टाइम बाद उनको समझ आता है कि अब हम ट्रीटमेंट में हैं, तो फिर वो ट्रीटमेंट में कोऑपरेट भी करते हैं। कुछ बच्चे कोऑपरेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे बच्चे आए हैं सब ने कोऑपरेट किया है।
लैला जी, एक ख़ास सवाल है जो हर किसी के जहन में है, जो हर कोई पूछना चाहता है कि आखिर क्या कुछ वजूहात होती हैं कि एक जो नौजवान है वो ड्रग्स की तरफ जाना चाहता है? क्या चीज़ है जो इसे माइल करती है ड्रग्स की तरफ जाने के लिए? और जो आपकी तरफ मतलब बहुत सारे केसेस आपने हैंडल किए होंगे, तो बीइंग एन एक्सपर्ट क्या कहेंगी आप? बहुत सारे वजूहात है, बहुत सारे वजूहात है। एक तो मुझे लगता है हमारे यूथ जो है बहुत इजीली अवेलेबल है ड्रग्स, हर जगह आप जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। ये वो टाइम नहीं रहा है कि आप ड्रग्स के लिए दूर दूर जाओगे और चोरी चोरी लाओगे। आजकल लड़के खुलेआम बेचते हैं, खुलेआम लेते हैं, मुझे लगता है कोई नज़र गुजर ही नहीं है किसी की। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे इसमें जब मुलविस होते हैं, शौक से होते हैं, फिर ये एक ज़रूरत बन जाती है, फिर ये इस चीज़ में ज़्यादा फिर ये एक पेशा बन जाता है, भाई एक एम्प्लॉयमेंट बन जाती है, इजी मनी आ जाता है, रिलेशनशिप्स एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ऑब्वियसली। एंड मुझे लगता है जो पेरेंट्स का वो हाथ छूट गया है बच्चों से, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। नज़र ही नहीं है, नज़र गुजर ही नहीं है, बच्चा कितने बजे आया, कहाँ गया। आप यकीन माने पिछले दिन हमने एक बच्चा पिकअप किया, वो 11 बजे आया, तो हमने उनके वालिद साहब से पूछा ये 11 बजे क्यों आता है, इसका यही आने का टाइम। तो मैं बहुत मतलब मैं सोचती हूँ कल को मतलब जब मेरा बेटा बड़ा होगा, अगर वो 7 बजे के बाद आया, मैं तो शुरू करूंगी ना पूछना, किधर हो भाई, कहाँ जा रहे हो, शाम तक आप कहाँ पे हो। वो चीज़ एक रहती है। फिर हमने बच्चे से पूछा कि आप इतनी लेट तक कहाँ होते, बोला मैं गाड़ी में करता था ड्रग्स, तो इसीलिए मैं फिर 11 बजे आता था। तो उस बच्चे ने भी सच ही बताया, मगर पेरेंट्स को ये पता ही नहीं, तो नज़र गुजर नहीं है ना, नज़र गुजर ही नहीं रही है। वो भी एक रीज़न है कि इसमें इजीली बच्चा पड़ जाता है और फिर निकलता भी नहीं इस चीज़ से। लैला जी, इस तरह से आपने कहा कि वालिदैन जो है उनकी भी कहीं ना कहीं चूक रहती है, तो और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि इजी मनी है, मतलब हर कहीं पे अवेलेबल है। लेकिन हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से या नारकोटिक्स की तरफ से हम देखते हैं कि हर रोज़ खबर में आता है कि फ़लाँ जगह से इतना ड्रग्स पकड़ा गया, फलां जगह से इतना ड्रग्स पकड़ा गया। कुछ एस्टिमेट है कि ये ड्रग्स आता कहाँ से है, फिर जाता कहाँ से? और अगर हर दिन इतने सारे ड्रग्स पकड़ा जाता है और इनके साथ जो लोग मुलव्वस होते हैं उनको पकड़ा जाता है, तो फिर कैसे वो आगे कैसे काम चलता है? ये सवाल बहुत बड़ा है, एंड अगर इस सवाल में आप डीपली जाएं तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। जब आप कह रहे हैं ड्रग्स पकड़ा गया है, फिर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये सवाल तो बहुत बड़ा है। और अगर आप इस सवाल में डीपली जाएंगे, आपको खुद जवाब मिलेगा कि हमारे यहाँ पे बच्चों में कैसे ड्रग्स आ रहा है। ठीक है ना, ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब ये है कि कुछ लोग टारगेट बन जाते हैं बिकॉज दे आर वोकल लाइक माई सेल्फ, आई ब्लंटली से कहाँ से आ रहा है, बाकी सबको भी पता है कहाँ से आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप कह रहे हैं कि आप मतलब यू पीपल आर रिपोर्टर्स, आप रिपोर्टर्स है, आप में भी बहुत ताकत है। अगर पुलिस ने ड्रग्स पकड़ा है, वहाँ जाके पुलिस से आप पूछे या ड्रग एडिक्ट से पूछे या पेडलर से पूछे कि भाई ड्रग कहाँ से आता है। आप लोग ये काम करें, हमें भी जवाब मिलेंगे, है कि नहीं। हालांकि आपको भी जवाब पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, मगर कोई जवाब दे नहीं रहा है। तो ये आपका भी काम, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इस चीज़ का आपके भी मतलब ये भाई है ना, आप भी इस चीज़ का खोज करें कि भाई आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। चलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं। जिस तरह से रिहैबिलिटेशन सेंटर आप चलाते हैं, थोड़ा सा हमें हमारे जो देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि अगर उनके जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व भी हैं इस चीज़ में, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजें, क्योंकि सोसाइटी का भी होता है। वो कहते हैं कि सोसाइटी में शायद नाम ख़राब हो जाए, या बच्चा भी कभी कभी कतराता है कि वो अपने पेरेंट्स से कहे या डायरेक्टली कांटेक्ट करे किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर को कि इस तरह से वजह है। तो किस तरह से आप उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, या अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ पर किस तरह उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि जो बाकी लोग हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई और भी मुलव्वस है इसमें, तो वो आसानी से आप तक पहुंच सके और अपने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर। देखिए, पहली चीज़ है हमें ये एज अ बीमारी लेना है। अगर किसी को कैंसर होता है, आप उसको कीमो के लिए ले जाते हैं ना, आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, द सेम वे ये एक बीमारी है। ड्रग्स आपकी बॉडी में जा रहा है, आप एक एडिक्ट बन चुके, आप इसके ना वो बंद हो चुके, आप नशे में चूर हो चुके, आप नशे के अलावा अब आपको कुछ नहीं सूझता है। नशे के बिना नींद नहीं आती है, नशे के बिना भूख नहीं लगती है, नशे के बिना पेन होती है बॉडी में। दैट मीन्स ये नशा आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया और आप बीमार है। तो पहले आपको ये देखना है कि मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट चाहिए, मेरा बच्चा बीमार है,
गलती है, मैं उसको डिस्कार्ड तो नहीं कर सकती हूँ या डिस्कार्ड तो नहीं कर सकता हूँ, गलती है, चलो इस गलती को सुधारते हैं, ये सबको मिलके सुधारना है। इस बच्चे को ट्रीटमेंट ज़रूरी देनी। हमारी हेल्पलाइन अवेलेबल होता है, हमारा ओपीडी है करा नगर में, हम जहाँ हमारा रिहैब है वो हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंशियल रीजन है उसके पीछे, तो हमारे आप ओपीडी पे कभी भी आ सकते हैं, या ज़रूरी नहीं हम ही, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और भी हैं, वहाँ पे जाइए, और भी डॉक्टर्स काबिल लोग हैं यहाँ पे, उनके पास जाएं, वो आपकी हेल्प करें, लेकिन कम से कम हेल्प अप्रोच तो कीजिए, शुरू तो कीजिए। सोसाइटी के डर से बच्चा खराब हो जाएगा, बच्चा खत्म हो जाएगा, आप डरते रहेंगे। बेहतर है ना कि हम सब एज ए सोसाइटी हेल्प करें इस चीज़ में, ड्रग्स ख़त्म करने में, हम सब इसमें हेल्प करें। हमने अगर कोई बच्चा देखा, हम ही उसके घर वालों को बोले चलो इसको यहाँ ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना। ये एक वो कहते हैं ना, एक यूनिटी की तरह अगर हम काम करें तभी ये चीज़ हमारे यहाँ कश्मीर से जा सकती है, वरना इट इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि नशा अगर कौम में आ गया तो बड़ा मुश्किल होता है उस चीज़ को साफ़ करना। बट अगर हम सब करना चाहें तो क्यों नहीं। आज हम 20 हैं टीम में, कल 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, टीम बढ़ती जाएगी तो काम बढ़ेगा, और इंशाल्लाह एक दिन हमारा भी जो पाक सरजमीन है हमारी कश्मीर की, वो भी ड्रग्स फ्री हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम करेंगे ये चीज़ इंशाल्लाह। लैला जी, कोई ऐसा वाकया जब आपने किसी को अप्रोच किया हो, कोई ड्रग्स में मुलव्वस हो, और अब फिर आपने अप्रोच किया हो या उनकी फैमिली को अप्रोच किया हो, और फिर क्योंकि इमोशंस होते हैं, फैमिली के इमोशंस जुड़े होते हैं अपने बच्चों के साथ, और बच्चे ने फैमिली को फोर्स किया कि मैं नहीं जाऊंगा या मैं छोड़ दूंगा इस चीज़ को, फिर कोई ऐसा ना खुशगवार वाकया पेश आया हो जिसने मतलब बहुत ज़्यादा छुआ हो आपके दिल को? हाँ, मैंने पिछली बार भी कहा था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो रिहैब नहीं आना चाहते, फिर उनके घर वाले फोर्सफुली उनको यहाँ पे भेजते हैं, यहाँ पिकअप करते हैं, तो कुछ बच्चे कोऑपरेट करते हैं। अगर एक आधा बच्चा कोऑपरेट नहीं करता है, बाद में वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लेता है। जैसे एक बच्चा था जिसको सारा हो गया था एडमिशन वगैरह सब, बट उसने अपनी मम्मा को इतना यकीन दिलाया कि मैं नहीं लूँगा ड्रग्स, बट फिर कुछ दिनों बाद उसका ओवरडोज हो गया एंड ही डाइड। तो वो बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए भी वो था कि काश हमने उस टाइम पे मम्मा की ना मानी, उनकी मम्मा की ना मानी होती, ज़बरदस्ती उठा लिया होता, काश हमने किया चाहिए। वो भी बहुत रो रहे थे कि काश हमने उस टाइम पे नहीं माना होता। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है, जो बच्चे आधी ट्रीटमेंट लेके जाते हैं उनको फिर नींद में इशू होता है, वो फिर कहते हैं हमें दवाइयाँ दे दो नींद की, हमें ये दे दो। मैं ये लोगों को समझाना चाहती हूँ, नींद जो है एक नेचुरल सी चीज़ है ना, स्लीप जो है एक नेचुरल चीज़ है। आप किसी को नींद नेचुरली दिलाएंगे या उसको बेहोश करेंगे, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। सोना, नींद करना और बेहोश होना। मैं दवाइयाँ दे के मेरा काम भी आसान हो जाएगा, मैं दवाइयाँ दे के दवाइयों पे बच्चों को रख दूं और वो सो जाएं, दवाई खाएं सो जाएं, या मैं एक हफ्ता उन पे मेहनत करूं, उन पे काम करूं, उनको भी स्ट्रगल कराऊं, खुद भी स्ट्रगल करूं, और फिर उनको एक नेचुरल नींद मिल जाए। बेहतर तो वही है ना। तो वो बच्चे जो ये पूरा ट्रीटमेंट है ना, ये एक नेचुरल, ये एक अबनॉर्मल और अननेचुरल बिहेवियर को नेचुरल में कन्वर्ट करती है। तो इसको सब्र और टाइम तो लगेगा ही। जिसको ड्रग्स के बगैर नींद ही नहीं आती थी, वो अचानक सिस्टम से उससे ड्रग्स निकलेगा, फिर उसको नींद आने में तो वक्त लगेगा ना। तो बच्चे आधी ट्रीटमेंट को लगता है डिटॉक्स हो गया मेरी बॉडी से, तो निकल गई ड्रग्स, अब मैं ठीक हूँ। पर जब वो घर जाते हैं उनको फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, उनको फिर नींद की इश्यूज हो जाते हैं, उनको फिर इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ट्रीटमेंट ये पूरा लेना चाहिए, ये हाफ ट्रीटमेंट छोड़ के देन यू हैव अदर इश्यूज। लैला जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग अब इसमें मुलव्वस होते हैं या हो गए हैं, जो अभी तक आपकी नज़र में नहीं आए हैं, तो क्या कुछ मैसेज उन तक आपका रहेगा कि किस तरह से वो आप तक पहुंच सकते हैं या इससे दूर रह सकते हैं, या जो लोग माइल होते हैं, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि किसी भी सोसाइटी में किसी भी जगह पर अगर कोई ड्रग्स में मुलव्वस है तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनसे मिलते हैं, वो देखते हैं ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो वो भी अट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ से। तो उन लोगों तक क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं यही कहूँगी, एक दलदल है, जितना इससे दूर रहोगे उतना बेहतर होगा। अगर इसमें अब आप आ चुके हो तो इस दलदल से निकलने का जल्द से जल्द रास्ता ढूंढें। अप्रोच समबडी फॉर हेल्प। जब आप किसी को हेल्प के लिए पुकारेंगे, आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा,
इसमें जो ड्रग्स में घुसना ही एक बड़ी जुर्रत की काम होती है, निकलना भी एक करेजियस काम होता है। तो इससे निकल लो और इसके अंदर मत जाओ। मुझे पता है बहुत मुश्किल है ये चीज़, बहुत ही मुझे लगता है ये अलार्मिंग चीज़ है हमारे लिए कि हमारे कश्मीर में ड्रग्स है, बहुत अलार्मिंग। मुझे लगता है एक वो वक्त था जब कश्मीर में सड़क पे लोग सिगरेट नहीं पीते थे, आज वो वक्त है खुलेआम इंजेक्शंस भी लेते हैं, मस्जिदों में इंजेक्शंस पड़े। आप खुद ही वीडियोस देखते हैं कितनी वायरल होती हैं वीडियोस। तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हमारे कश्मीर में इतनी बड़ी चीज़ें और हम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। तो बेहतर है कि हम सब मिलके, मैंने बच्चा देखा मैंने अप्रोच किया, किसी और ने बच्चा देखा किसी ने, और सिर्फ ये नहीं कि भाई लाला कर रही है ये, आप खड़े हो जाओ। आप में से, आप इतनी बड़ी आवाम है हमारी, आप में से कोई खड़े हो जाओ इस काम में, कोई रिहैब स्टार्ट करो। आई विल बी द फर्स्ट वन टू सपोर्ट यू। हमारी टीम आएगी आपको ट्रेन करने के लिए, बट शुरू तो हो जाओ। सिर्फ हमने अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ओनली सोली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, पूरी आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खड़े हो जाओ, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। आप खुद देखना, अल्लाह ताला इतना फिर आपको जहन में इतना सुकून देंगे ना जब आप ये काम करेंगे कि आप इस काम के अलावा और कुछ करना ही नहीं चाहेंगे। बट खड़े तो हो जाओ, एक ही इंसान पे या दो ही इंसान पे, एक ही फर्म पे या कुछ टीम्स है उन्हीं पे आप नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकते, या एडमिनिस्ट्रेशन या फॉर दैट मैटर एनीबडी। खुद खड़े हो जाओ, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। एक बार खड़े तो हो जाओ। बहुत सारे मुझे मैसेजेस या आते हैं ये कि मैम वी वांट टू जॉइन योर टीम। मैं उनको मैसेज करनी चाहिए कि आई वांट टू जॉइन योर टीम, यू मेक अ टीम, आई विल जॉइन यू, व्हाई नॉट। यू मेक समथिंग, आई विल बी देयर। खड़े तो हो जाओ, कम से कम थोड़ा वो जुर्रत तो लाओ कि भाई खड़े हो जाओ इसके अगेंस्ट। एवरीबडी विल अप्रिशिएट यू। तो बस यही है कि इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव एफर्ट्स एंड कलेक्टिव कंसाइंस हमारा मिलना चाहिए, तभी ये चीज़ ठीक होगी। वरना एक दिन आएगा कि हमारे यहाँ नौजवान ही ख़त्म हो जाएंगे और तब हम कहेंगे काश उस वक़्त हमने कुछ किया होता। तो वो चीज़ ज़रूरी रोकनी है हमें।